वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो दोस्तों, आज फिर से हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड्स। देखिए, इसके पहले मैं आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट किया है, देन मैंने ग्रेविटेशन कंप्लीट किया है। अब ये चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसके अंदर जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं रेलवे में, ग्रुप डी में या एनटीपीसी की हम बात कर लें या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स की बात कर लें, 1 या 2 नंबर का अवश्य ही पूछा जाता है। तो देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज जो आपके सामने कंटेंट मैंने लिखा है, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे धारा रेखीय प्रवाह, मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, फिर हम क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इस चैप्टर को मैं बड़े ही बेहद ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा और जिस हिसाब से मैंने इसमें टॉपिक चुने हैं, धीरे धीरे आपको लिक्विड की प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता जाएगा। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। देखिए, सरफेस टेंशन से पहले ये सारे टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा कि सरफेस टेंशन अगर होता है तो क्यों होता है, किस बल के कारण होता है और उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, वो कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो चलिए, आज हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो से। तो देखिए मित्रों, ये है हमारा पहला पॉइंट कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है। तो देखिए, बस मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। धारा रेखीय प्रवाह के बारे में कंपटीशन में नहीं पूछेगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आपको आगे के टॉपिक समझने में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए, क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है कि जब द्रव का प्रत्येक कण प्रवाह के दौरान उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से उसके पहले वाला कण गुजरा था, तो द्रव के ऐसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये हमारा पानी फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा ऐसे पानी फ्लो हो रहा है और जो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इसी तरीके से अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यही है कि देखिए, जो पानी बह रहा है, तो अब जैसे कि जो ये प्रीवियस वाला पानी है, ये जो प्रीवियस वाला पानी है और जो ये पहले जा चुका है, ये दोनों बिंदु ए से क्रॉस किए हैं, फिर ये दोनों बिंदु बी से क्रॉस किए हैं, फिर ये दोनों बिंदु सी से क्रॉस किए हैं। तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, द्रव का धारा रेखीय प्रवाह। अगर आप जानते हैं, आप अपने घरों में भी ये देखे होंगे कि अगर आप कहीं पानी को गिराते हैं और जब पानी वो धीरे धीरे बहता रहता है तो वो एक सीधी रेखा में बहता है। या आप मान लीजिए कि पानी कहीं बह रहा है और उसके डायरेक्शन को हल्का सा मतलब अपनी उंगलियों से मोड़ देते हैं, तो फिर सारा पानी का जो फ्लो होता है वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है और बाकी जो उसके प्रीवियस पार्टिकल होते हैं उस पाथ को फॉलो करने लगते हैं। तो जो हमारी लिक्विड होती है उसके इस प्रकार के धारा प्रवाह को ही हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ये सिंपल सी बात थी, इसमें समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। अब हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। तो मित्रों, देखिए, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आज मैं आपको जो जो पॉइंट पढ़ाऊँगा सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। तो देखिए, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अविरतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि आदर्श द्रव क्या होता है। देखिए, मैंने बताया है आदर्श द्रव जो होता है वो होता है असंपीड्य और अश्यान। देखिए दोस्तों, असंपीड्य का मतलब होता है कि अब उसको और नहीं दबाया जा सकता है, ठीक है। और अश्यान का मतलब होता है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, एकदम फ्री फ्लो हो रहा है, किसी भी प्रकार का उसमें घर्षण बल नहीं है। तो चलिए एक बार हम पहले परिभाषा को देख लेते हैं कि परिभाषा में क्या बताया जा रहा है।
यदि कोई आदर्श द्रव, देखिए आदर्श द्रव के बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि आदर्श द्रव होता क्या है। यदि कोई आदर्श द्रव असमान क्षेत्रफल वाली नली में बह रहा हो तथा उसका प्रवाह धारा रेखीय हो तो नली के प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह के वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुल मिलाजुला के ये कह रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि ये एक ऐसी नली है, ठीक है, ये मैं एक नली बना देता हूँ जो स्टार्टिंग में मोटी थी और अब जो है पतली हो गई है। ये हो गया इसका पॉइंट ए और ये हो गया इसका पॉइंट बी। तो देखिए यहाँ का जो एरिया है वो A1 है, यहाँ का जो एरिया है मान लीजिए वो A2 है, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए V1 रही होगी, यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए V2 रही होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, सब इंटर रिलेटेड है। तो अगर द्रव का धारा रेखीय प्रवाह हो रहा हो और हमारे पास कोई ऐसी नली है कि जिसका एरिया डिफरेंट है, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह का जो वेग होगा उनका जो गुणनफल होता है, मतलब हम कह लें A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। तो ये होता है हमारा अविरतता का सिद्धांत। देखिए अविरतता का सिद्धांत मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको दोस्तों, एक तो इंटरकनेक्टेड है और दूसरी बात क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया या जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसमें क्या करता है कि आपका एरिया 1 दे देगा, आपकी वेलोसिटी 1 दे देगा, वेलोसिटी 2 दे देगा और हमसे A2 पूछ लेगा। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था जिसमें मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को डिफाइन किया है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और धीरे धीरे आपको लिक्विड की जो भी प्रॉपर्टी होती है धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएगी। तो चलिए हम इसके आगे परिचर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला टॉपिक, क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग। तो देखिए दोस्तों, क्रांतिक वेग से आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ग्रुप डी में भी पूछे जा चुके हैं और एएलपी में भी। और प्रश्न ऐसे पूछा था कि जब बारिश होती है तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो जब नीचे आती हैं तो उनकी गति किस प्रकार की होती है। तो उसमें कुछ ऑप्शन इस प्रकार से दिए थे कि बहुत ही तेज़ी से नीचे आती हैं, रुक रुक के नीचे आती हैं, पहले उनकी गति अधिकतम होती है, फिर एक नियत गति से नीचे आती हैं। तो जो नियत गति से नीचे आती हैं वही हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी से रिलेटेड है। अब आइए हम टॉपिक पर आते हैं और आप पहले समझिए कि क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है, क्रांतिक वेग होता क्या है। और देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि सारे टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है ना, तो आपको हर जगह धारा रेखीय ये शब्द आपको मिलता ही रहेगा। देखिए धारा रेखीय, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित वेग से कम होता है। अभी मैं इस पॉइंट पे आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ और ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। इस निश्चित वेग को ही हम क्रांतिक वेग कहते हैं। यह वेग नियमित होता है जिसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल एवं दिशा निश्चित रहती है। तो देखिए इसमें बात की गई थी कि निश्चित वेग से कम होता है। इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि अगर वेग निश्चित वेग से ज़्यादा हो जाएगा तो जो द्रव का प्रवाह है वो धारा रेखीय नहीं रह जाता है। मैंने आपको अपने क्वेश्चन सीरीज में भी बताया था कि अगर आप उसको प्रेशराइज करते हैं या कोई मशीन लगा देते हैं जिस वजह से जो लिक्विड होता है वो तेज़ी से फ्लो होने लगता है, तो फिर उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग हो जाती है। उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं या विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। वो किसी भी दिशा में बट के भी बह सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जब बाढ़ आती है तो जो नदी का पानी होता है बांध को तोड़ के
हर दिशा में डिवाइड हो जाता है। तो वो होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। वो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी उसमें नहीं होती है, क्योंकि जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रांतिक वेग का मतलब क्या है। देखिए, इसके कहने का मतलब यह है कि इसमें दो हम कंडीशन लेते हैं क्रांतिक वेग से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्रांतिक वेग से रिलेटेड दो क्वेश्चंस आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं और इसमें मैं दोनों ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला केस क्या है कि जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम हो, ठीक है, तो अब उसका बहना किस पे निर्भर करेगा। तो जब क्रांतिक वेग से कम हो तो आपका होता है द्रव का बहना श्यानता पर निर्भर करता है। श्यानता पे निर्भर करता है। श्यानता पे निर्भर करता है, ठीक है मित्रों। और जो दूसरी कंडीशन है कि जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, द्रव का बहना घनत्व पर निर्भर करता है। देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, घनत्व पर निर्भर करता है। मित्रों देखिए, अभी तक बहुत बार तो ये नहीं पूछा गया और शायद मुझे लगता है पूछा भी नहीं गया है, और यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। क्रांतिक वेग से जैसे प्रश्न उठा है, तो इस टॉपिक से ये दोनों प्रश्न बनने के बड़े चांसेस हैं। और इसमें कई लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि अगर क्रांतिक वेग से कम हो तो द्रव का बहना किस पे निर्भर करता है, श्यानता पे। और अगर द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो, क्रांतिक वेग से जब अधिक हो जाएगा तो अब उसमें क्या होता है कि द्रव अपने हिसाब से फ्लो होने लगता है, तो फिर घनत्व के हिसाब से वो द्रव का फ्लो होने लगता है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने पॉइंट आउट कर दिए। तो आप लोग इसको नोट कर लें, इसको अपने ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना है। चलिए अब हम आपको अगले टॉपिक पे ले चलते हैं। मित्रों, क्रिटिकल वेलोसिटी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो मैंने घनत्व के बारे में भी आपको बताया कि अगर द्रव का जो वेग होता है क्रांतिक वेग से जब ज़्यादा हो जाता है तो घनत्व पर निर्भर करता है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यह है कि आपने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से ढेर सारा लावा बाहर निकलता है। देखिए, यहाँ भी दो क्वेश्चन है। जब लावा ज्वालामुखी के अंदर होता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं, और जब वो ज्वालामुखी से बाहर निकल के पृथ्वी पर आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। तो जो लावा निकलता है वो तेज़ी से बहता है। तो देखिए, होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। गाढ़ा होने के बावजूद उसके अंदर फ्लो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसका घनत्व होता है अपेक्षाकृत कम होता है, और घनत्व ही इसके वेग को निर्धारित करता है। तो एक ये उदाहरण पूछा जा सकता है, तो इस उदाहरण को आप ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि रेलवे क्या करता है मित्रों की ज़्यादातर एग्जाम्पल्स और जो भी हमारे थ्योरम्स हैं उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमसे जानना चाहता है। वो हमसे डीपली नहीं जानना चाहता है, हमें टीचर नहीं बनाना जाता है। तो इस एग्जाम्पल को आप ज़रूर नोट कर लें और इसको अपने मन में बैठा लें, ये प्रश्न पूछने की संभावना है। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, अब हम उसी क्रम में आगे आते हैं और बर्नौली के प्रमेय के बारे में परिचर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो आपने जाना। फिर मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। अब हम एडवांस लेवल पर चल रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम। देखिए, बर्नौली ने क्या बोला कि जब कोई आदर्श द्रव, जब भी आदर्श द्रव की बात की जाए, तो वैसे तो आदर्श द्रव पॉसिबल नहीं है, हम जल को आदर्श द्रव के नियरेस्ट मानते हैं, लेकिन आदर्श द्रव की दो प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि ये असंपीड्य होगा प्लस अश्यान होगा।
देखिए ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें पूछ सकता है कि आदर्श द्रव हमारा होता कौन सा है। तो इन्होंने बताया कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो नियत रहता है। तो मित्रों देखिए इसमें आपको एक एक लाइन का अर्थ समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आपको ये भी पता है कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब बस ये है कि जो हमारी प्रेशर एनर्जी होती है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका योग जो होता है प्रत्येक बिंदु पर वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मित्रों अगर हम बात कर लें कि हमारे पास अगर ये इस तरीके से एक नली है, इस तरीके से हमारे पास एक नली है और इसमें अगर हम कह रहे हैं कि इसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है, इसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो इसके कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रत्येक बिंदु पर अगर हम ऊर्जा निकालेंगे, मान लीजिए कि अगर हम इस बिंदु पर ऊर्जा निकालते हैं तो इसकी सारी प्रकार की ऊर्जा का योग नियत होगा। तो इसके कहने का मतलब बस सीधा सीधा यह है कि जहाँ पे दाब ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमारी वेलोसिटी कम होगी और जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब चलिए हम इसके अनुप्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इसके पढ़ते हैं कि क्या क्या अनुप्रयोग मतलब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों ये बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर से हम द्रवों का प्रवाह ज्ञात करते हैं। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि सबसे पहले तो ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो देखिए इसका उत्तर होगा बर्नौलीज थ्योरम। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि करता क्या है, तो ये द्रवों के प्रवाह को ज्ञात करने का कार्य करता है। देखिए इसका दूसरा उदाहरण है जब तेज आंधी आती है तो टीन की छत का उड़ जाना। आपने घरों में देखा होगा कि अब तो उतने टीन नहीं लगे होते हैं लेकिन छतों पे लोग सजावट के लिए लगवाते हैं। तो जब तेज़ी से आंधी आती है तो टीन के ऊपर हवाएं तेज़ी से चलती हैं, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो जिस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। लेकिन टीन के नीचे वायु दाब में कोई अंतर नहीं होता है, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो टीन की छत उखड़ जाती है। तीसरा देखिए प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के तेज़ी से आने पर दाब कम हो जाता है, अतः प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक वस्तु पर दाब अंतर के कारण गाड़ी की ओर एक धक्का लगता है। कहने का मतलब है कि जब स्पीडली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, देखिए फिर हम वेलोसिटी की और दाब की ही बात करेंगे। उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर दबाव कम होगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पे जो लोग पहले से खड़े हैं या जो वस्तुएं पहले से रखी हैं वहाँ पे प्रेशर तो वैसे ही मेंटेन है। तो हमेशा ये नियम होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं या हम लोग सरकते हैं। तो जब तेज़ी से ट्रेन आती है तो वो क्या करती है कि एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है अपने आसपास, और जो प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होता है। तो जो भी चीज़ें प्लेटफॉर्म पर होती हैं वो तेज़ी से ट्रेन की तरफ जाती हैं, तो हमको एक धक्का सा महसूस होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मतलब अनाउंसमेंट भी होती रहती है कि प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आने वाली है, कृपया पीली लाइन से दूर खड़े रहें, या एक वो मार्किंग बना देते हैं कि उस मार्किंग से आप दूर खड़ी रहें। देखिए एक अगला इसमें एक उदाहरण है भौतिक तुला, मतलब हम तराजू की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग सब्जी वाले के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो हाथ में लेके सब्जियों को तौलता है और आपको देता है। तो भौतिक तुला के एक पलड़े के नीचे से अगर तेज़ी से हवा चलती है तो फिर क्या होता है, अब उसके पलड़े के नीचे से तेज़ी से हवा चल रही है तो वेलोसिटी वहाँ पर है, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। ऊपर क्या है, ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका क्या होगा प्रभाव, जो हमारा पलड़ा है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अनुप्रयोग होते हैं। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन आपको बता देता हूं कि वायुयान का उड़ना भी बर्नौलीज थ्योरम पर ही आधारित है। अब वो कैसे है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं। और इसी प्रकार से अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए।